Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2019 में जो आपके 18 सेट्स आपके पूरे कंडक्ट हुए थे सारी के सारी 18 शिफ्ट में। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 3rd ऑफ मार्च 2020 शिफ्ट थर्ड का पेपर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दो सेट जो है डिस्कस करा चुका हूँ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। तो अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, आपको प्लेलिस्ट या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे आप टैप करोगे तो वहाँ पर आपको उस प्लेलिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, उसे आप क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, खैर तो हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर हम सेक्शन कवर कर रहे हैं और ये वाला जो सेशन है, ये वाले सेशन आपको सारे के सारे एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन जो अभी होने वाला है आपका 12 अक्टूबर से भी शेड्यूल्ड है आपके लिए। जिन बच्चों का रह गया था है ना, जो आपके लेफ्ट ओवर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा सीपीओ वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सेशन जो है बेनिफिट देगा आपको। और खैर हम इसका अब जो है डिस्कशन शुरू कर लेते हैं, क्लियर है। और ये आपका पार्ट है एसएससी सीएचएसएल क्रैश कोर्स का भी। ठीक है, चलो खैर अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपका यहाँ पर हम पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे थ्रू पार्सिंग। ठीक है, आपको पता ही है अभी तक मैंने आपको 1300 प्लस कॉमन एरर्स वाला पार्सिंग का कोर्स कराया हुआ है, जिसमें मैंने आपको एवरी एरर, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं एरर के, मैंने हर एक क्वेश्चन को पार्सिंग के थ्रू समझाया और वहाँ पर आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और उसके थ्रू हम लमसम काफ़ी सारी जो है इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है वहाँ पर कवर कर चुके हैं। ऑल राइट, तो उसे अगर आपने नहीं देखा तो वो सारे के सारे सेशंस आप देख लेना। अभी तक उसमें 46 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने एक भी क्लास मिस करी हुई है या फिर एक भी क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना सारी की सारी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगी, आप एक बार क्लासेस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो खैर इसके अलावा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर भी अगेन देख रहे होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कंप्लीट वोकैबुलरी कवर करेंगे। ठीक है, चाहे आपकी वो वोकैबुलरी पैसेज में आ जाए, ठीक है, पैसेज में कोई आपका वोकैबुलरी आ गई जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। चाहे वो वोकैबुलरी का वर्ड आपका लेट से क्वेश्चन में आ गया, चाहे आपका वो ऑप्शंस में आ गया, मतलब इस पेपर में कहीं भी आपकी वोकैबुलरी आएगी तो वो पूरी की पूरी वोकैबुलरी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो खैर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपका आज का डे नंबर 3 आप देख सकते हो और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 3rd ऑफ मार्च 2020 शिफ्ट थर्ड का पेपर। तो फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पेन जो है थिक दिख रहा है तो उसको एक बार मैं थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ, फिर अपना जो है डिस्कशन हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ऑल राइट, तो चलो भाई, अब हमने इसे कर लिया है थिन, देखते हैं एक बार। सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, और हाँ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बता दूं, अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है तो इसके आपको रूल्स नहीं पता होंगे। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को देख करके उसका आंसर खुद से देना है। ठीक है, ईमानदारी के साथ क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप 3 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो। ऑल राइट, तो आपको उनका आंसर देखना है और अपनी नोटबुक में एक बार साइड में पेपर लेना या फिर कोई नोटबुक ले लेना, उसमें आप नोट डाउन करते जाना, आपका 1 करेक्ट हुआ, 2 करेक्ट हुए, 3 करेक्ट हुए, 4 करेक्ट हुए, और फाइनली आप मुझे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपका एनालिसिस कर पाऊंगा आपका अभी क्या जो है पोजीशन चल रही है। वैसे आज का पेपर थोड़ा ईजी सही है, मुझे कुछ खास आज का लगा नहीं, वो जो आपका शिफ्ट 2 वाला पेपर था वो थोड़ा अच्छा था। ठीक है, चलो खैर अब देखते हैं यहाँ पर अपने पास में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहला है परस्यू, पिटियस, पार्टनर। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, आपको देखिए समझ में आ गया होगा, पार्ट रनर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, पार्टनर होनी चाहिए। क्लियर है, तो एक बार हम यहाँ पर सबकी मीनिंग भी देख लेते हैं। परस्यू का मतलब क्या होता है, परस्यू का मतलब होता है टू फॉलो। इसे आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ये आपका वन वर्ड में एक बार आया हुआ है, टू फॉलो समबडी, टू फॉलो समबडी, या फिर आप किसी समथिंग यानी कोई आपकी निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। ऑल राइट, किसी चीज को आप फॉलो करते हो, फिर पैशन को भी परस्यू कर सकते हो, है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, परस्यू के सेंस में ही ले रहे होते हैं। ठीक है, टू फॉलो समबडी या समथिंग इन ऑर्डर टू कैच हिम या हर या इट। ठीक है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू कैच हिम या फिर हर। ठीक है, वो आपका हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, या फिर इट भी हो सकता है। ऑलराइट, क्योंकि आपका अगर पैशन है तो उसके लिए हम इट का यूज कर रहे होंगे। क्लियर है, तो आप किसी चीज को क्या करें, फॉलो करें सो दैट आप उसको एक क्या करो, फाइनली कैच कर पाओ। ऑलराइट, इसके बाद पिटियस क्या होता है, जिससे कि आपके अंदर क्या हो जाए, ऐसा कुछ हो जिससे देख करके आपके अंदर दया की भावना जागृत हो जाए, तो इसको आप क्या बोल दोगे, अराउजिंग पिटी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा पिटियस आपका, अराउजिंग पिटी, जैसे देख करके आपके अंदर क्या हो भाई, जो दया की भावना है वो जागृत हो जाए। पार्टनर पता ही है आपको क्या होता है भाई, पार्टनर होते हैं किसी भी चीज़ में, लेट से लाइफ पार्टनर भी होते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस आपने खड़ा किया तो उसमें आपके साथ वाला परसेंटेज में पार्टनर्स होते हैं, है ना, 50% उसने दिया, 40% उसने दिया, और फिर आपके स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यार पेयर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको पता हो किसी भी चीज़ को क्या करना, उसमें जब हम होल कर देते हैं। ऑल राइट, ये पता ही होगा आपको, पेयर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ना या फिर किसी में होल कर देना। ठीक है,
चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका आपको राइट आंसर पता चल ही गया होगा। एरर किसमें जो आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो थर्ड वाले ऑप्शन में पार्टनर की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर आपका क्या नेगोशिएट है। देखो नेगोशिएट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है NEGOTIATE, ठीक है। तो नेगोशिएट होती है, और ये है आपका न्यूसेंस एंड नेसेसरी है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल एंड नेसेसरी सबको पता होगा। नेसेसरी क्या होता है आपका, कोई भी चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, ऑलराइट। और नेग्लिजिबल क्या होता है, नेग्लिजिबल आपका बिल्कुल जीरो हो, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू ना हो, है ना। हैविंग नो वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, हैविंग नो वैल्यू, नो वैल्यू, ऑलराइट। और इसके अलावा आपका नेगोशिएट क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को जैसे बोलते हैं ना, नापतोल कर रहे होते हैं या फिर आप नेगोशिएट कर रहे हो, तो इसका, हाँ, इसमें आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो, इसका ना सिनोनिम आता है। नेगोशिएट का सिनोनिम होता है आपका इंटरसीड। ये एक दो बार आ चुका है, इसे आप एक बार नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। नेगोशिएट का सिनोनिम क्या होता है, इंटरसीड। न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या होता है आपका, इसका सिनोनिम होता है एनोयंस, ठीक है ना। इसका आपका सिनोनिम होता है एनोयंस। वेट अ सेकंड, इसका आपका ये हो गया अनोयंस। सिचुएशन, पर्सन, या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ हो जिससे कि आपको क्या हो, आपको वो अनॉय करे, परेशान करे या फिर ट्रबल कॉज करे, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, दैट कॉजेज ट्रबल, दैट कॉजेज ट्रबल। और यहाँ पर आपका कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको ट्रबल दे रहा है, या फिर आपकी कोई थिंग भी हो सकती है, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिचुएशन भी हो सकती है। कई सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, सिचुएशन को लेते हैं नहीं लेते हैं, तो सिचुएशन भी यहाँ पर आप ले रहे होते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको स्पेलिंग दिख ही रही है, एरर हो गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर क्या अपने पास में मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है हमें गिवन ईडियम की, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आप खुद की बोलते हैं ना, खुद की बांसुरी बजाते जाना, ऑलराइट। जैसे कि आप क्या करें, अपनी खुद की प्रशंसा करते जाएं, ऑलराइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। सबको पता ही होगा, बहुत ही ईजी सा है। काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, पता नहीं सीजल ने ये क्या सोच के डाल दिए इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस। आजकल इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बस थोड़े ही आपको कुछ सेट्स ही दिखेंगे जिनमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। खैर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका ये क्वेश्चन आ गया, रिपोर्टेड स्पीच हमें यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। तो शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट टुमारो। तो अब देखो यहाँ पर अपना क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको दिख रहा है क्वेश्चन वर्ड, अपना जो क्वेश्चन मार्क है लास्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड भी यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट टाइम। तो आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन वर्ड का क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट वॉइस में लेकर के जाते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, शी सेड टू को हटा करके शी आस्क्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, या फिर आपका जो भी हम जिससे क्या करें, क्वेश्चन पूछने का अपना जो है काम कर रहे हो जिस वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बन जाता है आपका यहाँ पर कंजंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम। अब देखो, क्योंकि ये कंजंक्शन बन गया तो ये क्वेश्चन वर्ड तो अब रहा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर हमें पहले ये हेल्पिंग वर्ब का भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर इन्वर्जन भी नहीं करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट टाइम माई माई फ्लाइट माई फ्लाइट वॉज। अब इसके बाद में ये जो टुमारो है, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, या तो आपका द नेक्स्ट डे में हो जाएगा, या फिर आपका ये द फॉलोइंग डे में हो जाएगा, क्लियर है। या तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा या फिर द फॉलोइंग डे हो जाएगा, क्लियर है। समझ में आ गया भाई सभी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वाज द नेक्स्ट द फॉलोइंग डे, राइट। क्योंकि आपका यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट डे वाला देखोगे तो यहाँ पर आपका ये इज दे रखा है, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट में लेकर के जाना पड़ेगा इनडायरेक्ट में। ये आपका इसलिए गलत हो गया। फिर आपका इसमें क्या देखो, विल भी हो गया, ये तो फ्यूचर में ही लेके चले गए, तो गलत ही हो गया, खैर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लगा भी रहे हो वॉस, तो आपने टुमारो का टुमारो रख दिया, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन में ये पूरा का पूरा नहीं करना है, बस ऑप्शन से ही आप देख करके पता लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है, कुछ खास इसमें है भी नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब हमें बोल रहा है कि यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर देखनी है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है अपने पास में, देखो इसे ध्यान से। दीपा वॉकड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ी सी काम की बातें नोट डाउन करेंगे एज ऑलवेज। देखो, आपको कभी भी बोला जाए लुक का, ठीक है ना, क्या बोला जाए, हमें लुक के बारे में बोला जाए, तो कभी भी अगर लुक के साथ में कोई आपका क्या हो, लुक के साथ में आपका लेट से कोई पर्सन हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया एनीबडी, ठीक है ना। कोई एनीबडी यानी कि कोई आपका पर्सन हो, एनी पर्सन, ठीक है। लुक के अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो, या फिर आप एनीथिंग, ठीक है ना, एनीथिंग यानी आप किसी वस्तु को देख रहे हो, ऑलराइट। तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें हम लुक के साथ में प्रपोजिशन का यूज करते हैं, कौन सी, एट प्रपोजिशन का, ठीक है ना। कौन सी प्रपोजिशन का यूज करेंगे, एट प्रपोजिशन का। लेकिन अब कुछ क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि आपका लुक के बाद में हम एक एडवर्ब का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एडवर्ब का यूज कैसे कर रहे होते हैं, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला, शी शी वॉज शी वॉज लुकिंग देयर, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर, शी वॉज लुकिंग देयर।
ये जो देयर है, ये देयर क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को। अब अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया तो यहाँ पर मैंने देखा ये लुकिंग है, तो ये लुकिंग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में मुझे कोई प्रपोजिशन नहीं डालनी है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कभी भी आपका लुक के साथ में प्रपोजिशन कभी यूज नहीं करते हैं एडवर्ब के केस में, लेकिन अगर आपका कोई पर्सन आ जाए या फिर कोई आपकी चीज आ जाए, कोई थिंग आ जाए, ठीक है, तो वहां पर हमें एट प्रपोजिशन का यूज करना होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ पर देखो, अब हमसे क्या बोल रहा है, ग्रामेटिकल एरर देखें एक एक करके, हम थोड़ी सी पार्सिंग कर लेते हैं इसकी। दीपा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वॉकड डाउन क्या हो जाएगा, ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद में ये द रोड क्या बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये स्लोली क्या है भाई, वॉक डाउन, यानी कि वो जब जा रही थी तो कैसे जा रही थी, स्लोली। तो इसने क्या किया, वर्ब की विशेषता बताई है, वर्ब को जो भी क्वालिफाई करे वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। चलो, अब ये जो विदाउट है, अब देखो ये विदाउट जो है ना, विदाउट का कई सारे फंक्शन होते हैं। विदाउट आपका एज अ प्रपोजिशन भी यूज होता है, एज अ कंजंक्शन भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, और ये एज अ एडवर्ब भी यूज होता है, ठीक है ना, विदाउट आपका एज अ एडवर्ब भी यूज होता है। तो यहाँ पर ये जो विदाउट है ना, ये एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। कई सारे बच्चे जो है गलती करते हैं यहाँ पर प्रपोजिशन मान के, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना तो प्रपोजिशन है और ना ही एडवर्ब है, इसका फंक्शन है कंजंक्शन वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर विदाउट का फंक्शन कौन सा है, कंजंक्शन वाला है। क्लियर है। और यहाँ पर फिर जो ये जो लुकिंग लिखा है ना, ये लुकिंग क्या हो जाएगा अगेन, यहाँ पर अब देखो एनी बडी लिखा हुआ है ना, यानी कि वो किसी पर्सन को देख रही है, ठीक है, पर्सन को उसने नहीं देखा, खैर यहाँ पर क्योंकि विदाउट लिखा हुआ है, यानी कि उसने किसी बिना किसी पर्सन को देखे हुआ है, ठीक है, ये बात हो रही है। तो एनी बडी जब भी आपका यूज होगा तो हमें यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, एट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, लुकिंग एट एनी बडी। तो ये जो लुकिंग एट है, ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फ्रेजल वर्ब। और एनीबडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगेन जो सब्जेक्ट है ना इस वाली फ्रेजल वर्ब का, वो ये दीपा ही है, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है दोनों ही क्लॉजेज के लिए। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हुआ ये वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारी एरर किस में हो जाएगी, लुकिंग एनीबडी में, है ना। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लुकिंग एट एनीबडी लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि हमें अब क्या करना है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखनी है, ठीक है। तो सीधा सीधा शुरू करते हैं सेशन, इस क्वेश्चन को। माई शूज वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन, यानी कि मेरे जो शूज थे वो काफी ज्यादा पुराने हो गए। वॉर्न आउट मत का मतलब क्या होता है, ये वॉर्न आउट का मतलब होता है फट गए थे, ठीक है, यूज करते करते बहुत ज्यादा फट गए थे, ठीक है। सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन, यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नए लेने पड़ेंगे। तो अब देखो, माई शूज यहाँ पर आपका एक एक करके हम शुरू करेंगे। शूज जो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, ये माई क्या है, पोजेशन दिखा रहा है शूज के ऊपर, मेरे शूज हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, माई क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वर है, ये वर क्या हो जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वॉर्न आउट आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी फ्रेजल वर्ब है। इसके बाद में सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सो आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर ये मुझे आई दिखा, ये आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा सेकंड वाले क्लॉज का। और ये जो हेड है, ये हेड क्या हो जाएगा भाई, ये हेड हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। क्लियर है। इसके बाद में ये जो टू बाई लिखा हुआ है ना, ये टू बाई पता है क्या, ये है आपका इन्फिनेटिव, ठीक है ना, क्या है ये आपका इन्फिनेटिव है ना, बात को समझ पा रहे हैं। ये इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस का वी वन वाली फॉर्म से आया है। और ये जो इन्फिनेटिव है बेसिकली क्या होते हैं, सारे के सारे सेमी वर्ब्स होते हैं। सेमी वर्ब का मतलब क्या है, इसके अंदर वर्ब का फंक्शन भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो अगर इसके अंदर वर्ब का खून है तो ये जो है अपने पास में ऑब्जेक्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, बोलो हाँ। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, टू बाई, मैंने पूछा न्यू, टू बाई वॉट, तो उसने बताया टू बाई अ न्यू वन, ठीक है ना। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो न्यू वन लिखा हुआ है ना, ये न्यू वन किसको रेफर कर रहा है। तो मैंने बताया, अरे भाई न्यू वन तुम्हारा ये शूज को रेफर कर रहा है। तो मैंने कहा अरे ये मेरे शूज हैं, मेरे शूज यहाँ पर फट गए हैं, और ये जो शूज है ना, ये शूज तो मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। ये जो है जो शूज होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल ही तो होता है। तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर मुझे प्लूरल के लिए क्या रेफर करना चाहिए, क्या मुझे अ न्यू वन लेना चाहिए, नहीं भाई, यहाँ पर तो मैं न्यू वंस बोलूंगा। क्यों बोलूंगा न्यू वंस, क्योंकि जो आपका शूज है उनका पूरा का पूरा पेयर ही तो होगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं एक शू उठा करके लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पर आपका ये प्लूरल होता है शूज, और उसको रेफर करने के लिए हम यहाँ पर अ न्यू वन नहीं, न्यू वन से लेके मैं पूरा का पूरा पेयर उठा के लेके आऊंगा, ये नहीं कि एक उठा के लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अ न्यू वंस, ये अ न्यू वंस नहीं होगा, क्योंकि दो, अगर पूरा का पूरा पेयर है उसमें दो शूज हैं, तो आगे तो कोई बात ही नहीं है, आर्टिकल आपका पिक्चर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर न्यू वंस का यूज करना पड़ेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका ये क्या कर रहा है, ये तो पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है, कोई पोजेशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया भाई। तो एरर अपनी जो इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन से अपना यहाँ पर कर देंगे। चलिए खैर, यहाँ पर अंडरलाइन आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, अ न्यू वन के नीचे अंडरलाइन थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका ये कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, यानी कि वो ये आपका क्लोज टेस्ट आ गया है। देखो अब बड़े ध्यान से अब आपको देखो कभी भी आपके सामने कोई ये कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ठीक है ना, तो उसको पढ़ने का तरीका समझना क्या होता है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको विदाउट कोई आपको यहाँ पर गैप देखे पढ़ लेना है फटाफट से। यानी कि आपका ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको ये 10 सेकंड के अंदर पूरा पढ़ लेना है। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट, बिलीव इट और डैश अपना यहाँ पर है। यानी आपको यहाँ पर क्या होगा, जब आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर आइडिया आपको क्या लगेगा कि वाटरमेलन की बात हो रही है, फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर लेट्स से इजिप्ट में यहाँ पर आपका ये 5000 साल पहले उगाया जाता था शायद। फिर इन्होंने इजिप्ट में हीरोग्राफिक्स के थ्रू जो है वो इन्होंने बताया अपनी वॉल्स पर, देन कुछ बिल्डिंग्स पर वॉल्स पर जो है इन्होंने ये हीरोग्राफिक्स का यूज़ किया है। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हीरोग्लाइफिक्स होता है ना, इसका मतलब होता है पिक्टोग्राफी, ठीक है ना। पहले क्या होता था आपका, पहले जैसे अभी हम क्या करते हैं, एप्पल को एप्पल लिखते हैं, बॉय को बॉय लिखते हैं, है ना, सी से कैट होता है तो कैट को कैट लिखते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, लेट्स से अगर मुझे कोई बॉय को रेफर करना है तो मैं उसकी इमेज बना दूंगा, ठीक है। ये मैंने बॉय की इमेज बना दी, फिर वहां पर उनकी सारी की सारी जो लैंग्वेज होती थी ना वो और ये आपकी पर्टिकुलर ये जो लैंग्वेज है आपकी हीरोग्लाइफिक्स, ये इजिप्ट में ही यूज की जाती थी, ठीक है ना। ये इजिप्ट की ही है, क्लियर है, ये इजिप्ट की ही आपकी यूज की जाती थी पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम्स पर। तो पिक्टोग्राफी ये आपकी एक पिक्टोग्राफी का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, ये पूरी वॉल्स पर क्या करते थे, लिखने की जगह क्या करते थे, पिक्चर्स को बना देते थे, पूरी की पूरी कहानी बना देते थे पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हीरोग्राफिक्स, क्लियर है। ऑन द वॉल ऑफ देयर, ये डैश डैश करके आपको यहाँ पर पूरा एक आइडिया पड़ गया, ठीक है। अब आपने देखा पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बैंक नंबर 1 पे गए आप। इट बिलीव इट डैश नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका बिलीव इट और यहाँ पर डैश में लिखा हुआ है ना, एक आपका यहाँ पर होता है बिलीव इट और नॉट, क्लियर है। अच्छा ये बिलीव इट और नॉट आपको कैसे पता चला, देखो बिलीव इट और नॉट क्या होता है ना, अपने आप में ही एक ये एक इडियोमेटिक फ्रेज बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, इडियोमेटिक फ्रेज, क्लियर है। ये आपका इडियोमेटिक फ्रेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, तुम मानो या ना मानो ये बात, लेकिन सत्य तो यही है ना। इसका मतलब क्या होता है, सरप्राइजिंगली ट्रू, सरप्राइजिंगली ट्रू, यानी कि ये बात जो है सत्य है, तुम ये बात मानो या ना मानो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। ये तो आपको बिना ऑप्शंस देखे ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन तब भी अगर आप ऑप्शंस देखोगे यहाँ पर डाल के, बिलीव इट बट नॉट, अगर वो मुझसे यही बोलना चाह रहे हैं कि इस बात को तुम्हें मानना है, तो वहाँ पर आप बट का यूज तो करोगे ही नहीं, ठीक है। एंड का भी हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, बिलीव इट, यानी कि तुम मानो, और फिर इसके बाद में नॉट का जो यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक साथ तो ये काम नहीं कर सकते हो कि आप मान भी रहे हो फिर नहीं भी मान रहे हो, या तो आप मानोगे उस बात को या फिर नहीं ही मानोगे, क्लियर है। तो एंड का तो यूज नहीं करेंगे, और फिर आपका इफ का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बता रहा है, क्लियर है। तो अकेला और ही ऐसा ऑप्शन बचता है जिसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों केसेस बता दिया आपको, अगर इसका मतलब पता था, अगर आपको इडियोमेटिक फ्रेज आता था तो भी आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था, अगर नहीं भी आता था तब भी आप ऑप्शंस की हेल्प से इसको एलिमिनेट करके कर सकते थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है ना, एलिमिनेशन करना आना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढने होते हैं। तो आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में एलिमिनेशन की जो टेक्निक होती है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पे, ब्लैंक नंबर 2 को हमें यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट नियरली 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट। तो अब बात को समझना, यहाँ पर ये जो हार्वेस्ट होती है ना, हार्वेस्ट का मतलब समझना यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपकी हार्वेस्ट होती है, इस हार्वेस्ट का मतलब क्या, आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है, यानी आपने जो भी एग्रीकल्चर किया था, या फिर लेट्स से यहाँ पर आपकी जो वाटरमेलन की बात हो रही है, उसका जो भी प्रोडक्शन आया है ना, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन का मतलब ही हार्वेस्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ पर अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पर हो गया हार्वेस्ट और डैश नियरली 5000 ईयर्स अगो। तो मैंने बोला डैश को अगर मैं प्रोड्यूस्ड से फिल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वाटरमेलन हार्वेस्ट प्रोड्यूस्ड नियरली 5000 ईयर्स अगो। तो मैंने बताया हार्वेस्ट का तो मतलब ही होता है जो आपका प्रोडक्शन आया है, या फिर जो आपका प्रोड्यूस होके आए हैं वाटरमेलन्स, उसको ही हम बोल रहे होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ में एक और प्रोड्यूस का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। फिर आपने देखा आकर, ठीक है, अगर को हम एक बार छोड़ते हैं, फिर मैं आता हूँ कंटेंट पर। कंटेंट का अगर मैं मतलब देखता हूँ, यहाँ पर आया वाटरमेलन हार्वेस्ट कंटेंट। तो क्या वाटरमेलन हार्वेस्ट आपकी जो है वो कंटेन करी गई थी क्या अंदर, नहीं भाई, कंटेन तो नहीं करी गई थी, ठीक है। और डिस्कवर तो होती ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई हार्वेस्ट करोगे या फिर कोई आपका आपने कोई खेती बाड़ी करी है, तो उसमें क्या आप डिस्कवर कर रहे हो, डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी पहले से एग्जिस्ट करती थी, फिर मैंने उसको जाकर के देख लिया, पहले वो उसके बारे में पता नहीं था, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो अमेरिका का महाद्वीप है वो ढूंढा गया था, वो उसे खोजा गया था, है ना, वो उसे डिस्कवर किया गया था, क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवर, ठीक है ना। अच्छा डिस्कवर्ड
होता है, फिर आपका इन्वेंट क्या होता है? इन्वेंट का मतलब होता है आप कुछ आपके पास में रॉ मटेरियल आपके पास रखा हुआ है, आपने उसकी हेल्प से कोई एक नई चीज़ बना दी, ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं इन्वेंट। क्लियर है? चलो, खैर यहाँ पर देखो आपका क्या है। अच्छा ये बताना ज़रा, अमेरिका का जो महाद्वीप है यानी कि जो आपका सब कॉन्टिनेंट है अमेरिका का, उसे किसने खोजा था? उसकी डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है ना? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। क्लियर है? चलो खैर, अब यहाँ पर क्या आपका हार्वेस्ट जो है वो अकर हुई है, यानी कि आपकी हार्वेस्ट क्या हुई है, निकल के जो आपकी प्रोडक्शन है वो हुआ था, वो प्रोडक्शन हुआ था, वो अकर हुआ था नियरली 5000 ईयर्स अगो। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। आपने देखा चारों ऑप्शन में आपकी यही वाला ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट निकल के आ रहा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये आपका अब 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो, अब अपने पास यहाँ पर क्या गिवन है, थर्ड वाला ऑप्शन देखूं अगर मैं, तो एंड इज डैश इन द इजिप्शियन हेरोग्राफिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, आपका जब अगर ये यहाँ पर क्या बात हो रही है, वॉल्स में आपका ये दिखाया गया है, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं, ये जो आपकी हार्वेस्ट है ना, इनका मतलब समझना, ये जो भी हार्वेस्ट हुई थी इसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर देखा जाता है, इजिप्शियन हीरोग्लाइफिक्स में, जो कि उनकी वॉल्स पर है। तो अगर मैं बोलता हूँ डायरेक्टेड, तो डायरेक्टेड होगा क्या वॉल्स के ऊपर? नहीं है। डायरेक्टेड का मतलब तो ये होता है कभी भी हम क्या करें, किसी भी चीज़ को डायरेक्शन दे रहे हो, है ना? डायरेक्शन देना किसी भी चीज़ को होता है आपका डायरेक्टेड। क्लियर है? तो ये तो नहीं होगा। फिर अगर मैं डाइवर्टेड की बात करूँ, डाइवर्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप इधर से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, है ना? चेंज डायरेक्शन। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ सेंस आ रहा है कि चेंज डायरेक्शन को चेंज करना था? नहीं भई, यहाँ पर आपका डाइवर्टेड भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाँटना, है ना? किसी भी चीज़ को आप क्या करें भई, क्या करें भई, क्या करें, उसको बाँट दें, है ना? बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? डिस्ट्रीब्यूट करना। खैर सॉरी। अब देखो यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होगा। अब डिपिक्टेड का मतलब क्या होता है, टू शो, है ना? किसी भी चीज़ को हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें या फिर हम किसी भी चीज़ को शो करें। तो अब क्या है आपका ये जो, अगर बात हो रही है हीरोग्लिफिक्स, यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पर ये आपकी एक पिक्टोग्राफी होती है, यानी कि एक तरह की आपकी स्क्रिप्ट होती है। तो उस स्क्रिप्ट में क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया, है ना, वॉल्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो, एक्चुअली में अभी रिसेंटली क्या हुआ है आपका यहाँ पर, करंट की थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर थोड़ा आई थिंक पावर कट हो गया है, काफ़ी टाइम से पावर कट चल रहा है। तो जो इन्वर्टर है उसकी भी चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है, तो फ़ैन वगैरह सारे ऑफ हैं। तो हो सकता है कि आपको मेरी बोलने के तरीके में थोड़ा-सा थोड़ा यूजुअल नहीं लग रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो इसलिए थोड़ा-सा आपका थोड़ा सुनने में इधर-उधर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है? तो डोंट माइंड ऑन दैट। क्वेश्चंस पर थोड़ा-सा आप कंसंट्रेट करेंगे अभी, ठीक है? चलो खैर, देखो यहाँ पर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर 10 इसको देखें। अब यहाँ पर गिवन है वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, कौन-कौन सी बिल्डिंग है। एक बार अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखोगे, एंशिएंट दे रखा है, आउटडेटेड दे रखा है, एल्डरली दे रखा है, ऑब्सोलेट दे रखा है, ठीक है? तो आउटडेटेड और ऑब्सोलेट ये दोनों क्या होते हैं आपस में, ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है? और कभी भी अगर आपको ऑप्शंस में सिनोनिम दिख जाए या फिर एंटोनिम्स दिख जाए, एंटोनिम का पेयर दिख जाए, तो वो तो कभी भी आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं आ सकती, हमें तो एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप यहाँ पर एक बात समझो, क्या बोल रहा है, वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स। अब यानी कि ये जो भी आपके हीरोग्लाइफिक्स, यानी कि जो अपनी वो पिक्टोग्राफी कर रहे हैं, वो क्या कोई आउटडेटेड वॉल्स पर करेंगे? जिस टाइम पर वो उस पर लिख रहे होंगे, जिस वॉल पर लिख रहे होंगे, वो आउटडेटेड तो नहीं होगी, है ना? तो ये आपका ऑप्शन इसलिए बाहर हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद जो ऑब्सोलेट होता है ना, उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, है ना? यानी कि वीरान छोड़ देना, वो नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है ना? क्या होता है? नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है? ऑब्सोलेट का मतलब होता है, ठीक है? ये आपका कई बार मीनिंग आ चुकी है। खैर, इसके बाद में अगर आप देखते हो, फिर अपने पास बचता है एंशिएंट, होता है एंशिएंट बचता है और एल्डरली बचता है, ठीक है? तो एल्डरली का मतलब होता है कोई आपका बूढ़ा पुराना कोई पर्सन होता है ना, उनको हम क्या बोल रहे होते हैं, एल्डरली बोल रहे होते हैं, ठीक है ना? बूढ़े लोगों के लिए आपका रेफर किया जाता है फॉर ओल्ड, फॉर ओल्ड पर्सन्स, ठीक है ना? तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं एल्डरली का। तो लोगों के ऊपर तो नहीं लिखा जा रहा होगा, बिल्डिंग के ऊपर लिखा जा रहा है या फिर उसकी जो वॉल्स हैं उन पर लिखा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास बचता है एंशिएंट है, यानी कि जो आपका उस टाइम प्राचीन, ठीक है ना? इसका अगर मैं पर्टिकुलर मीनिंग बोलूँ, तो जो एंशिएंट बिल्डिंग्स है, यानी कि जो प्राचीन बिल्डिंग्स है, उनके ऊपर ये लिखे जाते थे पिक्टोग्राफी, ठीक है?
क्लियर है? तो अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब क्या है हमारे पास में, दिस फ्रूट वाज ऑफन प्लेस्ड डैश द बरियल टॉम्ब्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। यानी कि जो पहले क्या आपको पता है, किंग्स को क्या करते थे, टॉम्ब्स में आपको जो है इसमें दफनाया जाता था, ठीक है। तो किंग को जब दफनाया जाता था तो उनके टॉम्ब के अंदर रखेंगे ना, जो भी आपका ये वाटरमेलन है, कौन से फ्रूट के बारे में बात की जा रही है, आपके वाटरमेलन के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो वाटरमेलन होगा टॉम्ब के अंदर रखा जाएगा, और अगर अंदर रखा जाएगा तो कौन सी प्रिपोजिशन यहाँ पर सुटेबल होगी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी जो इन प्रिपोजिशन है वो बिल्कुल अपनी यहाँ पर सटीक बैठेगी, क्योंकि आप क्या करोगे, टूम्स के अंदर रखोगे उन वाटरमेलन्स को, ठीक है ना, आफ्टर नहीं रखोगे, आफ्टर कोई मतलब ही नहीं बैठता है। खैर, विद का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप किसी भी टूम्ब के, जैसे लेट से आपका ये टूम्ब बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बढ़िया किंग का टूम्ब बना हुआ है, और आप जाकर के इसके अंदर क्या आपका राजा दफन है, ठीक, किंग आपका यहाँ पर दफन है, और आप क्या करके आ गए हो, अपना वाटरमेलन आपने इस टूम्ब के बगल में रख दिया है ना, क्या बोल के आ गया आप, अलोंग या विद, आप क्या विद और अलोंग का मतलब एक ही हो जाएगा, ठीक है, अलोंग का मतलब क्या इसके साइड में, और विद का मतलब इसके साथ, ठीक है, आप इस वाटरमेलन को बाहर रख के आ गए, तो इसका कोई मतलब है नहीं, टूम्ब के अंदर ही तो रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे, स्पिल द बीन्स ईडियम है, ये आपको पता ही है, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका आपका जो सीक्रेट है उसको ओपन कर देना, ठीक है, तो गिव अवे अ सीक्रेट इसका राइट आंसर होता है। इसको आप एक बार अगर नहीं पता हो तो इसको नोट डाउन कर लो, वैसे सबको पता होगा, ठीक है, काफी ईजी है, बहुत ही ईजी ईजी से यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ठीक है। देखो अब ये अगला क्वेश्चन आता है, पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। तो यहाँ पर आपको मैं इन चारों जो आपके ऑप्शन है, एक एक करके मीनिंग बताता हूँ। रेटिसेंट का मतलब होता है आपका नॉट वेरी, ये आप इस बार एक बार इसको नोट कर लो, नॉट वांटिंग टू टेल पीपल, नॉट वांटिंग टू टेल पीपल पीपल अबाउट थिंग्स, ठीक है ना, यानी कि बातें ज़्यादा करने में वो इंटरेस्टेड ना हो, उसको हम बोलते हैं अल्पभाषी, भी इसको हिंदी में बोल रहे होते हैं रेटिसेंट को। और इसका एक सिनोनिम है, आप बड़े ध्यान से इसको याद रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है, इन आर्टिकुलेट, ठीक है ना, इन आर्टिकुलेट जो है इसका सिनोनिम होता है किसका, रेटिसेंट का। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा। अच्छा, एलोक्वेंट क्या होता है, एलोक्वेंट आपका होता है एबल टू यूज, एबल टू यूज लैंग्वेज, एबल टू यूज, सही से लिख लो इसको, लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, एंड एक्सप्रेस, लेट से आप कोई एलोक्वेंट पर्सन हो तो क्या हो जाएगा, योर ओपिनियंस, ओपिनियंस वेल, ठीक है ना, वेल। और यहाँ पर आप इसका जो मेन फोकस होता है ना, वो पब्लिकली आप अपनी बात को या ओपिनियन को कितने आराम से रख पा रहे हो, ठीक है, तो इसका स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, ठीक है, ये भी आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्पेशली व्हेन व्हेन यू आर इन पब्लिक, ठीक है ना, जब भी आप क्या कर रहे हो, पब्लिक में बोल रहे हो स्पेशली, ठीक है ना, पब्लिक प्लेसेस कर दो, या फिर पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि आपके जो हमारे पीएम है मोदी जी, वो बढ़िया एलोक्वेंट स्पीकर हैं वो एक, ठीक है। खैर, यहाँ पर अगर आपका थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं, एडमेंट, एडमेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका वेरी श्योर। इसके ना दो तीन मतलब होते हैं, इसको बट ध्यान से आप एक बार नोट डाउन कर लेना, वेरी श्योर भी होता है, फिर आपका यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड भी होता है, इसका मतलब रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड, टू चेंज योर माइंड, ठीक है ना, क्या हो, आपने एक बार किसी चीज को मन में ठान लिया तो आप उसके लिए अडिग हो गए हो बिल्कुल। लेकिन इसका कभी कभी यूज जो है वो हम अभिमान के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्राइड के लिए भी इसका यूज कभी कभार कर लेते हो, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड, या फिर वेरी श्योर अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, इसके बाद कॉन्फिडेंट, तो आपको पता ही है, आपके अंदर विश्वास जो है वो कूट कूट के भरा हो, इसका मतलब कॉन्फिडेंट हो। क्लियर है? चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, बहुत ही ज्यादा मतलब गर्मी हो रखी है। खैर देखो, क्या है अपने पास में, ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। तो यहाँ पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है भाई, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्लियर है? देखो, जो भी आपके यहाँ पर कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं आपकी कुछ, ठीक है, जैसे कि आपका ऑलवेज हो गया, ठीक है, सबसे पहले तो ऑलवेज ही हो जाता है, फिर आपका ऑफन हो गया, फिर आपका नेवर हो गया, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जिसमें कि आपकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। अच्छा, आप कहोगे सर नेवर में, ये नेवर जो है फ्रीक्वेंसी में कैसे आ गया, क्योंकि नेवर का मतलब होता है जीरो, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है। ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, है ना, समटाइम्स हो गया, ये भी आपका फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, समटाइम्स हो गया। क्लियर है? तो ये जितने भी आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा आपके सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले आ रहे होते हैं। कहाँ आते हैं? बिफोर मेन वर्ब, ये हमेशा आप ध्यान रखना, कहाँ आते हैं आपकी, हमेशा बिफोर मेन वर्ब आ रहे होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन में है। क्या बात एक्सेप्शन में? इसको बड़े आराम से स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लो, कि कभी भी अगर आपके सेंटेंस में क्या हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो बी वाली वर्ब्स होती है ना, जैसे कि आपका इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है,
वॉज हो गया, चाहे आपका वर हो गया, ये जो भी जितनी वर्ब्स होते हैं, फिर आपका बीइंग हो जाएगा, ठीक है, बी वर्ब्स में आपकी ये भी आ जाती हैं, बीइंग हो गया। तो अगर आपकी अकेली ये वाली जो वर्ब्स होती हैं, इनका जो मेन काम होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं। लेकिन अगर ये कभी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ हो जाए, यानी कि क्या बन जाए, लिंकिंग वर्ब। आपको मैंने बता रखा है ना, जब भी आपकी ये बी वाली वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब की तरह यूज़ होने लग जाएँ, तो वो क्या कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। इतनी सी बात समझ में आती है ना सभी को? तो जब-जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही होंगी ना, उस केस में हमेशा आपका ये जो जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये आपके वर्ब के बाद आएँगे। इसका मैं आपको एक बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, शी इज़ ऑलवेज़ गुड, ठीक है ना? वो हमेशा ही अच्छी है, ऐसा नहीं है कि भई समटाइम्स अच्छी है, समटाइम्स खराब है। तो शी इज़ ऑलवेज़ गुड। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपकी वर्ब जो है इज़ यहाँ पर आ रखी है और यहाँ पर आपका ऑलवेज़ इसके बाद आया हुआ है। अगर मैं सेंटेंस में बात करूँ, ये शी आपका सब्जेक्ट है, ये इज़ क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई मेन वर्ब प्रेज़ेंट नहीं है और आपको पता है जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद में हमेशा या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या फिर आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है? तो ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि शी को बारे में बता रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया भाई सभी को? तो देखो, अब यहाँ पर अपने पास क्या है, ही सिंग ऑलवेज़, है ना? यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कहाँ पर आना चाहिए, मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ही ऑलवेज़ सिंग्स। और यहाँ पर एक बात और, ये जो आपका ही है, ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद में ये जो वर्ब आएगी ना, वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आपका सिंग नहीं, सिंग्स आएगा, ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं जिसकी आपको इम्प्रूवमेंट करना था, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ही ऑलवेज़ सिंग्स व्हेन ही इज़ हैविंग अ शावर, ठीक है? तो ही ऑलवेज सिंग्स अपना ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर अगर हम इसकी पार्सिंग करते हैं, ये आपका ही सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंग्स आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, ऑलवेज आपको पता ही है, ये ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देन व्हेन क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, ये व्हेन कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है और ये जो आपका बेसिकली क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, जब वो नहाता है, ठीक है ना? तो ये आपका एक जो क्लॉज है अगला वाला, इसमें ये इस क्लॉज का ये क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और ये अच्छा, ये बताओ जरा मुझे, ये हैविंग क्या होगा अभी? ये जो इज़ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और ये जो हैविंग है ना, ये हैविंग आपका एज़ अ जिरंड यूज़ हुआ है, ठीक है? क्या हो जाएगा, ये एज़ अ जिरंड यूज़ हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो जिरंड होते हैं, ये क्या होते हैं? सेमी वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना? चाहे आपका जिरंड हो जाए, चाहे इन्फिनिटिव हो जाए, चाहे आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाए, ये सारे के सारे सेमी वर्ब्स कहलाते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं वर्ब से मिलके ही बने हैं, इनके अंदर खून किसका है, वर्ब का है। तो ये अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट भी रखेगा। तो ये जो शावर है, मैंने पूछा इज़ हैविंग व्हाट? तो मुझे आंसर मिला शॉवर। तो ये क्या हो जाएगा, शॉवर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? खैर, यहाँ पर आपका आंसर थर्ड वाला है, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है ना, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी है। बाकी ऑप्शंस ऑप्शंस करके तो मैं आपको ये पूरा का पूरा पेपर 5 मिनट में ही करा सकता हूँ, ठीक है? चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इतनी गर्मी में बैठ के देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इतनी मेहनत से ही आप लोग कम से कम पढ़ो, सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाए सीएचएसएल में और मुझे थोड़ी सी गुड न्यूज़ मिले, ठीक है ना? तो बढ़िया से पढ़ाई करो। समझ रहे हो बात को? खैर, द स्टूडेंट वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। क्या है अपने पास में ऑप्शन, हमें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डालना है, ठीक है ना? तो हम ऑप्शंस पर चलते हैं। यहाँ पर आपका इस वाले रिस्पेक्टिव को छोड़ते हैं, एक बार मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिस्पेक्टेबल क्या होता है आपका, कोई भी सम्माननीय अपने पास में पर्सन हो, ठीक है ना? लेट्स से हम बोलते हैं रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल, ठीक है? तो जब भी हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है? ये कहानी अपनी रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। रिस्पेक्टफुल अगेन आपका ये भी रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, कोई बात नहीं। फिर ये रिस्पेक्टेड भी रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना? रिस्पेक्टेड टीचर्स, या फिर ये आपका एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा होता है, ठीक है ना? पास्ट पार्टिसिपल, या फिर इसका जो फंक्शन होता है वो एज अ एडजेक्टिव ये यूज हो रहा होता है। क्लियर है? कैसा एज अ एडजेक्टिव। खैर, यहाँ पर आपका आपने ये सारे के सारे देख लिए, ये आपके सारे के सारे एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, ठीक है? खैर, ये सारे के सारे रिस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना? लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं, वो कैसी होंगी, रिस्पेक्टिव। जितने भी स्टूडेंट है, लेट्स से आपका असेंबली चल रही थी मॉर्निंग, उसमें आपके फोर्थ क्लास के बच्चे भी हैं, फिफ्थ के भी हैं, सिक्स के भी हैं, सेवन्थ के भी हैं। वो फोर्थ क्लास वाला बच्चा फोर्थ क्लास में जाएगा, फिफ्थ क्लास वाला फिफ्थ क्लास में जाएगा, सिक्स क्लास वाला सिक्स में जाएगा, सेवन्थ वाला सेवन्थ में जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिव, यानी कि अपनी अपनी क्लासेस में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, रिस्पेक्टिव आएगा। अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता था ना रिस्पेक्टिव का, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका अगर सिनोनिम्स आ जाए कहीं ऑप्शंस में, तो वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन गलत, 3 भी गलत, 4 भी गलत, क्योंकि ये सारे के सारे रिस्पेक्ट के ही आपके सिनारियो में जा रहे हैं, ठीक है ना? खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 16 को देखते हैं।
यहाँ पर आपको PQRS आ गया जम्बल्ड वाला, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है लेकिन कोई बात नहीं, समझते हैं यहाँ पे क्या है। ही देन कॉल्ड आउट। अब देखो यहाँ पर अपने पास आपको क्या करना है PQRS में, कभी भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना। सबसे पहले कहाँ जाना है, ऑप्शंस में। ऑप्शंस में अपने पास पहले क्या क्या आ सकता है, सी आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, ठीक है। आपने देखा सी बी है, यानी कि सी या बी में से कोई एक पहले आ सकता है। अब आपको अकेला सी देखना है और बी देखना है। फिर अब आपने इसमें देखा एट फर्स्ट लिखा हुआ है, फिर आपका ही लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पर आपका एक प्रोनाउन यूज हुआ है तो इस प्रोनाउन, ये प्रोनाउन जिस नाउन को प्रेफर कर रहा होगा वो नाउन भी तो होना चाहिए ना पहले। तो यानी कि आपका बी तो पहले नहीं आ सकता है, तो आपका पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो बस कहानी आ गई सी पे। तो अपना यहाँ पर ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत, थर्ड वाला ऑप्शन गलत। तो सी बी डी ए है और सी डी बी ए है, यानी कि अब कहानी आ गई कि पहले बी आएगा या पहले डी आएगा। अब आपने देखा बी को, फिर आपने देखा डी को, फिर आपने पढ़ा, अरे भाई पहला वाला सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर आपने इसके बाद पढ़ा ये डी वाला ऑप्शन, व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड इमिटेड लाइट ही वॉज शॉक्ड, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, फिर आपने बी वाला सेंटेंस पढ़ा, एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले वो क्या करेगा, कुछ सोचेगा ही ना कि ये काइट क्या है, ये कोई काइट का स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर जब उसने देखा ना, जब इसने देखा कि ये जो आप वो जो आपकी डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट है ये धीरे धीरे राइज करने लगा ऊपर, तो इसके अंदर से लाइट आने लगी, तो फिर वो क्या हुआ, शॉक हो गया। यानी कि मुझे समझ में आ गया, हाँ भाई सी के बाद में तो आपका बी आना चाहिए ना कि डी। क्लियर है। इस तरीके से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। PQRS में कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है, थोड़े से रूल्स को अपना ध्यान रखना है। रूल्स क्या, बेसिकली आपकी ग्रामर की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है एरर्स के माध्यम से या फिर जो भी हो, ठीक है। खैर यहाँ पर आपका सी के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बस आपको इतनी ही स्टोरी से क्या पता चल जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। लेकिन अगर आप और देखना चाहो तो क्या देखा आपने, फिर अब क्या होगा कि इसने देखा उसको, कि पहले समझा इसने स्ट्रक काइट है, फिर उसने देखा कि अरे भाई ये तो ऊपर उठ के लाइट छोड़ रही है। इससे अब वो शॉक हो गया। शॉक होने के बाद उसने क्या किया, ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल बट बाय देन ओनली अ रेड ग्लो वाज विजिबल इन द स्काई। यानी कि जब तक उसने लोगों को बुलाया तब तक ओनली एक रेड ग्लो जो है वो स्काई में दिख रही थी, यानी कि वही उड़न तश्तरी की बात की जा रही है, यानी कि एक UFO की बात की जा रही है, ठीक है ना। क्लियर है। खैर यहाँ पर आपको समझ में आया, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, वेट अ सेकंड। यहाँ पर हमसे इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अपने पास है फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकें, बेंड कर सकें इजीली, ठीक है ना। यही तो होता है आपका फ्लेक्सिबल। तो अब आप अगर ऑप्शंस में देखोगे, सबसे पहले अपने पास में सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नाजुक है, बारीक है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें वो जो है बेंड भी हो सकती है, ठीक है ना। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं होता, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और चूंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो। इसको आपने लेकिन रिजर्व कर दिया कि भाई सॉफ्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका एक एस्पेक्ट तो ये भी है कि सॉफ्ट चीज फ्लेक्सिबल हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ऐसा है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे सॉफ्ट से ज्यादा बढ़िया वर्ड मिल गया तो बढ़िया है, यानी ये तो इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा निकालना क्या है, मुझे एंटोनिम निकालना है, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो खैर यहीं पर गलत हो गया, ठीक है। अगर आपको सिनोनिम निकालना होता तो आप इसको एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा रख भी लेते, ठीक है। लेकिन आपने देखा, अरे सॉफ्ट का एक एस्पेक्ट तो ये भी होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। अगर एक भी एस्पेक्ट आपका उसके फेवर में जा रहा है, इसका मतलब ये आपका एंटोनिम तो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपका कैंसिल कर दिया हमने। सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं, सपल। सपल का मतलब भी होता है दैट कैन बेंड इजीली, ठीक है ना, दैट कैन बेंड इजीली। क्लियर है। यानी कि अब जो चीज आसानी से मोड़ी जा सके वो तो अगेन फ्लेक्सिबल ही हो गई, यानी ये भी अपना इसका एंटोनिम नहीं है ना, तो ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्टेल है, स्टेल का मतलब देखो। अच्छा, स्टेल का जो मतलब होता है ना, वो दो चीजों में रेफर किया जाता है इसको, ठीक है ना। एक हम फूड के लिए रेफर करते हैं, एक ये आपका ऑर्डिनरी रेफर होता है, ठीक है ना। ये हम ऐसा ऑर्डिनरी यूजेस के लिए कर लेते हैं, और ये आपका एज एडजेक्टिव यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। काफी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके लिए। फूड का एज अ, जब हम फूड के लिए इसका यूज करते हैं, उसका मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड या फिर नॉट फ्रेश एनीमोर, ठीक है ना, नॉट फ्रेश एनीमोर। ऑलराइट, यानी कि आपका अब खाना जो है वो बुझ चुका है ना, बोलते हैं ना बासी खाना हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट फ्रेश एनीमोर। अब आपका अगर मैं ऑर्डिनरी इसका यूज करना चाहूँ किसी भी सेंटेंस में, उसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, या फिर आपका एक्साइटिंग एनी मोर, एक्साइटिंग एनी मोर। क्लियर है, समझ में आया भाई सभी को। तो यहाँ पर इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं फ्लेक्सिबल के साथ में, ना ही सिनोनिम ना ही एंटोनिम, तो ये भी आपका पिक्चर से बाहर। तो अकेला बचता क्या है, स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है कोई भी चीज आपकी हार्ड हो, ठीक है ना, हार्ड हो जिसे बिल्कुल भी ना मोड़ा जा सके। जैसे कि आपका कोई ग्लास हो गया, ठीक है ना, ग्लास हो गया कैसा वाला, आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट ग्लास है, ठीक है ना, तो उसको वो कैसा होता है, आपको अगर आप अगर उसको थोड़ा सा भी मोड़ते हो ना तो वो टूट जाएगा, ठीक है। स्टिफ ग्लास बोल रहा हूँ मैं यहाँ, ऐसा कोई अपना कार वाला ग्लास होता है वो तो हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है ना।
जो आपका स्टेप ग्लास होता है उसको अगर आप थोड़ा सा ही मोड़ोगे वो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अगेन आपका PQRS आ गया, देखें ध्यान से। क्या है भाई यहाँ पर आपका, इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस। तो अपने क्या करना है, अपने को सबसे पहले ऑप्शंस पर जाते हैं। ऑप्शंस में आपके पास बी है, सी है, डी है, डी है, ठीक है। यानी कि बी सी डी में से कोई एक पहले आएगा। मैंने बी को देखा तो ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, ये तो अपना हो सकता है पहले, कोई बात नहीं, इसको रिजर्व में डाल दिया। फिर मैंने देखा सी को, तो यहाँ पर हाउएवर लगा हुआ है। हाउएवर लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस तो आया होगा, तभी तो मैं यहाँ पर हाउएवर करके बोल रहा हूँ कि नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है। हाउएवर जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है वो पर्सनालिटी ट्रेट है या फिर क्वालिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी वाला तो पिक्चर से बाहर हो गया है। अब जो डी वाला है, फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकली चैलेंजिंग टास्क, ये आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके बी और डी जो है पिक्चर में रह गए। अब मैंने देखा यहाँ पे ध्यान से, अब बी और डी को, बी और डी वाले अपने ऑप्शंस कौन कौन से हैं यहाँ पर, आपका फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर मैंने बी को देखा तो बी ने क्या लिखा हुआ है, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी क्या होता है, अपना जो भी आपका जो भी हार्डशिप्स है ना, उनको आप समांतर रूप से देखते हो, ठीक है। खैर, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा सा, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो एबिलिटी होती है टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो मैंने देखा बी है, ठीक है भाई। बी में बात हो रही है ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज की, जो कि चैलेंजेस ऑफ लाइफ से ब्रेवली मिलते जो ब्रेवली है उनसे डील करते हैं, मीट करते हैं, एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी। फिर मैंने देखा सी वाले को, हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पर आपकी बेसिकली बात किसकी की जा रही है, ये बात हो रही है ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज की, ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी बात हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की, यानी कि ये दोनों जो है बी और सी, ये दोनों साथ में अपने आएंगे, ठीक है ना। ये बात मैंने यहाँ पर एक ऑब्जर्व कर ली कि क्या होगा आपका, या तो क्या होगा आपका हमेशा कि बी और सी क्या हो गए भाई, साथ में आएंगे, ठीक है। ये बात आपने थोड़ी सी देखी यहाँ पे। फिर आप आए आगे, ठीक है ना। क्या होगा, बेसिकली सी आपका बी से आगे आएगा, ठीक है। क्या होगा, हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनल ट्रेट और क्वालिटी, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली, है ना। ये आप मतलब समझ पा रहे हो क्या, जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है ना वो पर्सनालिटी ट्रेट है और ये एक क्वालिटी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो है फिर इसके बाद में रिफर करता है कि जो ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं वो जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनसे मिलता है ब्रेवली, ठीक है। इसका मतलब पहले सी आएगा फिर बी आएगा, ये आपका ये यहाँ पर आपकी एक चीज हो गई। फिर आपने देखा ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ इज अ एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ट विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। यानी कि डी के बाद में आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। तो डी और ए साथ में आएंगे। फिर मैंने ऑप्शंस को चेक करा तो डी के साथ ए जो है वो आपका अकेला ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो पाया क्या? अगर आपको कुछ डाउट होता है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा स्वेट आ रखा है ना मुझे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल सा फील होने लग रहा है अब तो। खैर आप फटाफट से देखो, 6 क्वेश्चन और है अपने, एक बार मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करता हूँ, फिर जो है आगे देखेंगे। क्या है अपने पास, द गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ऑनियंस। यहाँ पर क्या बात हो रही है, ऑनियंस को कुछ नहीं, ट्रेडर्स को डैश नहीं करना है। अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को देखोगे, होड है, ग्रॉस है, कंबाइन है, बल्क है। एक बार आप देखो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है ना। ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, और एक बार जो ग्रॉस का मतलब दूसरा मतलब होता है वो होता है आपका मीन, ठीक है ना। मीन क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली ये टोटल ऐड वाला मीन नहीं है। ये है कोई चीज़, कोई बहुत ही ज़्यादा लेट्स से मैंने बोला कोई बहुत ही ज़्यादा निंदनीय काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ईओ, इट इज़ वेरी ग्रॉस, राइट। तो उसको हम ऐसे बोल रहे होते हैं। कंबाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंबाइन कर देना, जोड़ देना, मिला देना, ठीक है। बल्क आपको पता ही है, बल्क क्या होता है, एक साथ कई सारी चीज़ों को हम क्या करें, बल्क मैटर, है ना। लेट्स से मैंने बोला बल्क मैटर, ठीक है। बल्क मैटर इसका मतलब होगा उस मैटर के अंदर जो वेट है ना वो काफ़ी सारा है, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होगा, ठीक है। और होड़ का मतलब क्या होता है ना, होड़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप क्या करें, काला बाजारी करें बेसिकली, ठीक है। होड़ का मतलब काला बाजारी जो है, होड़ का अगला स्टेप होता है। होड़ का मतलब होता है क्या करो, कई सारी चीज़ों जो भी जमा कर लो, ठीक है ना, इन स्टॉक कर लो, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है स्टॉक कर लेना। क्लियर है। होल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप क्या करो, लेट्स से आप कुछ ऑनियंस हो गए, ठीक है। कई सारे लोग क्या करते हैं, ऑनियंस को इकट्ठा करके रख लेते हैं गोदाम में, अपने गोडाउन में, और फिर उसके बाद में जैसे ही ऑनियंस की कमी होती है मार्केट में, उसको ज़्यादा हाई प्राइजेस पर बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसे ट्रेडर्स को वार्न कर दिया है कि वो होर्डिंग ना करें, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है आपका होर्ड, ठीक है ना। होर्ड भी होता है, इस होर्ड
का मतलब क्या होता है? क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रख लेना। होड का मतलब होता है क्राउड ऑफ पीपल, ये भी आपका कभी कभार आ सकता है, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। 20 वाला क्वेश्चन देखो, इम्प्लोर है। इम्प्लोर का मतलब समझ लो यहाँ पे क्या होता है। इम्प्लोर का मतलब होता है आपका बैग अर्नेस्टली, ठीक है ना, बैग। तो एक बार देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बैग अर्नेस्टली। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप क्या करो, ऐसे इमोशन जागृत कर दो सामने वाले में कि वो क्या करे, आपको वो जो भी आपने मांगा है देने के लिए विवश हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम होता है बिसीच। क्या होता है? बिसीच। क्लियर, इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लेना। इम्प्लोर का अगर आप सिनोनिम देखोगे यहाँ पर आपका क्या है, प्लीड है। प्लीड का मतलब क्या होता है, कभी आप क्या करें, दया याचना करें, या फिर इसका मतलब हो जाता है क्या हो जाता है, एक तो ये हो जाता है कि आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करें। और हाँ, प्लीड का मतलब ना कोर्ट में, अगर हम कोर्ट में प्लीड कर रहे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, सफाई देना। यानी कि आप क्या करो, कोर्ट में जाकर के बताओ कि आपने कोई काम किया है या नहीं किया है, सफाई देना अपने बारे में कि नहीं भाई मैंने ये जो क्राइम है वो नहीं किया है, या फिर ये क्राइम मैंने किया है, उसको भी हम, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्लीड में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो कोर्ट के सेंस में अगर ये आपका प्लीड लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है अपने बारे में सफाई देना, अपने ऊपर जो आपका जुर्म है, आपका जो क्राइम है उसके ऊपर सफाई देना, ठीक है। ऑनर का मतलब आपको पता ही है, सम्मान देना होता है। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। कमांड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना, टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है, टू गिव ऑर्डर्स। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, इम्प्लोर का मतलब बैक करना होता है। ऑफ कोर्स इसका मुझे एक ही जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम में एक ही दिख रहा है, प्लीड, ठीक है ना, बाकी सब तो बिल्कुल दुनिया जहान से अलग ही है इसकी, ठीक है। चलो खैर, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। देखो भाई, यहाँ पर क्या है भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड देखना है, प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। एक एक करके देखते हैं। कॉफिन तो आपका वो होता है जब भी हम क्या करते हैं, किसी बरियल में हम एक वुडन बॉक्स को यूज करते हैं ना, तो इसको हम बोल देंगे फंडरी बॉक्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, जब हम फ्यूनरल के लिए जो यूज करते हैं, फ्यूनरेरी, फ्यूनरेरी बॉक्स, ठीक है। और फिर आपका वार्डरोब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कि आप सारे के सारे कपड़ों को रखते हो कैमरा में, ठीक है, उसको हम वार्डरोब बोल देते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैर, शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट का मतलब होता है एक ये ना, इसके दो मतलब होते हैं शाफ्ट के। एक होता है अ रे ऑफ लाइट, एक क्या होता है अ रे ऑफ लाइट, और इसका मतलब होता है फिर दूसरा हैंडल ऑफ टूल, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, हैंडल ऑफ टूल, हैंडल ऑफ अ टूल। क्लियर है। फिर आपका हैंगर क्या होता है, ऐसा प्लेस जहाँ पर अ प्लेस वेयर वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट, एयरक्राफ्ट आर कैप्ट। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट मैंने क्यों लिखा है, एयरक्राफ्ट ना अपने आप में क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट इज बोल दो, ठीक है। एयरक्राफ्ट ना, एयरक्राफ्ट का सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट होता है, प्लूरल भी एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। इसमें हम एस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। तो या तो आप इसको एयरक्राफ्ट बोल दो, या फिर आप इसको एरोप्लेन्स बोल दो, ठीक है ना। क्या बोल दो, एरोप्लेन्स। क्लियर है, समझ में आ गया। खैर, सबको क्लियर है, कोई डाउट होता है अपना डाउट बताना। आप अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये है आपके सामने, एवरीथिंग। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर देखनी है मैं यहाँ पे। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। बड़े ध्यान से आप इसको देखना जरा, क्या बोला है एवरीथिंग। वेट अ सेकंड, इसको मैं जरा एक बार लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। ये हट गया। देखो, एवरीथिंग दैट आई, अब यहाँ पर आपका ये जो एवरीथिंग है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये दैट क्या कर रहा है भाई, कंजंक्शन हो गया ये दैट आपका। फिर यहाँ पर आप देखोगे दैट आई लाइक टू ईट, ठीक है ना। ये जो आई लाइक टू ईट है ना, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या हो जाएगा, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, आपके सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस क्लॉज में अगर मैं कहूँ तो ये आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लाइक आपकी वर्ब हो जाएगी, और आपका टू ईट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये टू इट हो जाएगा इन्फिनेटिव, जो कि आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस क्लॉज का, ठीक है। फिर मैंने देखा आर फैटनिंग। अब ये जो आर फैटनिंग है ये अगेन किसके लिए यूज हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है, ये आर है। तो सब्जेक्ट मैंने देखा एवरीथिंग। ये जो एवरीथिंग होता है ना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे लेट से अपने पास में ये कोई, इसमें कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने क्या बोला, एवरीथिंग। इस एवरीथिंग में ना ये पूरा का पूरा एक ही बार में मैंने समेट दिया, ठीक है। तो इस एक ही बार में समेटने का मतलब हो गया ये अपना सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बातें। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद में यहाँ पर अपनी जो वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका इज। और फैटनिंग का मतलब मोटापा देने वाली है। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज फैटनिंग, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एवरीथिंग के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। चलो खैर, अब यहाँ पर अपन ने देखा एवरीथिंग इज कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आर फैटनिंग नहीं होगा, इज फैटनिंग होगा, ठीक है। अच्छा, एवरीथिंग के अलावा और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, और भी देख लो, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ठीक है। ये देख लो, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, एनीबडी हो गया, समबडी हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमें यहाँ पर सिनोनिम देखना है ग्लोरियस का। तो ध्यान से देखो, ग्लोरियस का मतलब होता है, ग्लोरियस का, वेट अ सेकेंड, थोड़े से ये वायर्स जो हैं गलत आ गए हैं, वेट अ सेकेंड। देखो,
ग्लोरियस का जो मतलब होता है मैग्निफिसेंट, ठीक है ना, ग्लोरियस का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, ठीक है। और वेरी इंप्रेसिव बोल सकते हो इसे आप, वेरी इंप्रेसिव, या फिर आप इसे एक्सीलेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्वेट आ रखा है। देखो ये क्या होता है, एक्सपेंसिव बोल दो, एक्सीलेंट बोल दो, ठीक है। ये होता है ग्लोरियस का मतलब। और स्प्लेंडेड का मतलब भी होता है मैग्निफिसेंट, वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। तो आपको पता चल ही होगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनॉर्मस होता है वेरी बिग, ठीक है ना। इनॉर्मस क्या होता है आपका, वेरी बिग, ठीक है। जेंटल क्या होता है, जेंटल आपको पता है, बहुत ही अटेंटिव रूप से आप क्या करें, जेंटल टच, जैसे कि केयर करते हुए, ठीक है ना, केयर करते हुए। अनयूजुअल क्या हो जाएगा, जो चीज़ यूजुअल नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको पता ही है। खैर अपना यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखो फटाफट से। विजिलेंट दे रखा है, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, इसको एक बार आप बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है। कई सारे बच्चों के यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर, एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर, ठीक है ना। यानी कि आप क्या हो, केयरफुल हो और डेंजर्स को देख रहे हो, ठीक है ना। डेंजर्स के लिए आप क्या हो, लुकआउट कर रहे हो, ठीक है। वरी, वरी ये आप एक बार देख लो, ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और इसका ना कई बार मीनिंग ये आती है वरी, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, केयरफुल बिकॉज, केयरफुल। अब ये जो केयरफुल है ना, केयरफुल तो है, लेकिन ये क्यों केयरफुल है, देखो। केयरफुल बिकॉज ऑफ अफ्रेड, बिकॉज ऑफ अफ्रेड ऑफ समथिंग या फिर समबडी, समथिंग या फिर समबडी। क्लियर है, यानी कि आप क्या हो, किसी की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से आप बहुत डरे हुए हो, इसीलिए आप केयरफुल हो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वरी, ठीक है। और ये जो रैश होता है, रैश आपको पता ही होगा, रैशेस हो जाते हैं ना बॉडी में। एक तो रैश का मतलब वो होता है, दूसरा मतलब होता है सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स, सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स, ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स। इसको भी नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आपको कभी सिनोनिम में आ जाए, और आपको ये चीज़ अगर नहीं पता हुई तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अलर्ट क्या होता है, अलर्ट देखो भाई, अलर्ट होता है आपका वॉचिंग, वॉचिंग या फिर लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग टू समथिंग, लिसनिंग टू समथिंग, या फिर यहाँ पर आप फॉर समथिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। विद ऑल ऑफ योर अटेंशन, विद ऑल ऑफ योर अटेंशन, ऑल ऑफ योर अटेंशन, ठीक है। तो ये भी आप इसको नोट डाउन कर लेना। कॉशियस, कॉशियस क्या होता है, अच्छा देखो इसको भी देख लो। कॉशियस होता है आपका टेकिंग ग्रेट केयर, टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर, ठीक है, टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी मीनिंग जो है आप एक बार देख लो। अब देखो इनका जो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है सबके बीच में, आप देख रहे हो। वरी भी केयरफुल होना होता है, लेकिन वो क्या है, किसी के डर की वजह से। रैश क्या होता है, एक सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स है। अलर्ट क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ध्यान से अटेंटेटिव होकर के सभी को क्या करें, ऑब्जर्व कर रहे हो और केयरफुल हो, इसलिए, ठीक है। और कॉशियस का मतलब होता है टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर, यानी कोई पॉसिबल आपको पता है डेंजर होने वाला है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, अपना अवॉइड कर रहे हो उस डेंजर के अपनी केयर से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे सिनोनिम आपका कौन सा बनेगा इसका, राइट, तो अलर्ट बनेगा, ठीक है। बाकी सब में थोड़ा 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 डिफरेंट है, ठीक है ना। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो फटाफट से। अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस में आ गया। मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो यहाँ पर आपका अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ये अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बनेगा, डूअर नहीं बनेगा, ठीक है। देखो ये अब क्या हो जाएगा, पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन, सभी ऑप्शंस में है, तो ठीक है। इसके बाद में ये ड्रू है, V2 का यूज हुआ, इसका हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी V2 है ना, तो यहाँ पर आपका हम क्या करेंगे, वॉज प्लस का V3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वॉज या फिर वर जो भी हो आपका, अगर प्रोनाउन है, अगर आपका एक पिक्चर की जगह यहाँ पर आपकी 2-3 पिक्चर होती तो हम यहाँ पर वर का यूज़ कर लेते प्लूरल के लिए, लेकिन आपकी एक पिक्चर है तो यहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही है। बाकी सब ऑप्शन में तो हैज़ है, इज़ है, इज़ है, ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अकेला ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कुछ डाउट आते हैं ना, तो अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अभी थोड़ी सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। एंड पता नहीं ये पावर कट काफ़ी टाइम से चल रहा है, और खैर छोड़ो ये सारी बातें। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगता है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो खैर, बाय बाय।